Assalamualaikum students, hope so that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start our unit number 2 kinematics. हम आज इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग इस बुक के सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को इस वजह से कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका जो फेडरल बोर्ड का पेपर होता है वो 40 to 50% उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी पहले ये कोशिश है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर कर लें ताकि हम लोग 40 to 50% अपना पेपर कवर कर सकें। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि हमेशा आप उसको समझें, सिर्फ उसका रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको अंडरस्टैंड करें एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम and move towards our question number 1. Okay, question number 1 है हमारे पास. In a park, children are enjoying a ride on Ferris wheel as shown. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have? अब वो पूछने के बता रहे हैं कि एक पार्क है, उसमें बच्चे अपनी राइड्स को भी इंजॉय कर रहे हैं और एक फेरिस व्हील है, फेरिस व्हील की राइड को इंजॉय कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि वो जो फेरिस व्हील है उसकी कौन सी मोशन है, काइंड ऑफ मोशन कौन सी है उसकी, और जो राइडर्स हैं उनकी काइंड ऑफ मोशन क्या है, मोशन की कौन सी काइंड है उनकी। ठीक हो गया। अब हम इसको ज़रा इसका आंसर देखते हैं। राइडर्स आर एंजॉयिंग अ राइड on a big wheel. The motion of the riders is in circle, so the motion of the riders is called circular motion. चूँकि इस फेरिस व्हील में मौजूद बच्चों की जो मोशन है वो सर्कुलर है, ठीक है, दैट्स वाई उनकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। बिग व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सो द मोशन ऑफ द व्हील इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब ये जो आपका व्हील है ये किस तरह से मूव करता है, इसका एक ही एक्सिस होता है, इसके इर्द गिर्द ही ये मूव करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ठीक हो गया। मूव करता है, इसी वजह से इसकी जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। वाई? क्योंकि अब ये अपने इस एक्सिस के इर्द गिर्द ही मूव करता है, ठीक है, दैट्स वाई इसकी जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम, गिव टू सिचुएशंस इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट कवर्ड डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एक लड़का है, उसने थोड़ी देर के लिए मूव किया, उसने मूवमेंट की, और वो कह रहे हैं ऐसी सिचुएशंस की आपने एग्जांपल्स देनी है जिन सिचुएशंस में डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो हो बट डिस्टेंस आपका ज़ीरो ना हो। आपने ऐसी सिचुएशन की एग्जांपल्स देनी है। ठीक हो गया। अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है हमारे पास. दैट सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी रिजल्ट्स इन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट्स बट द डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बॉडी का सर्कुलर मोशन में अपना ट्रैवल करती है, अपना डिस्टेंस कवर करती है, तो वहाँ पे उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो होगी. इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. इसके पीछे रीज़न ये है, फॉर एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया ना सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके उसने अपना डिस्टेंस कवर किया और यहीं पे आके उसने अपना डिस्टेंस ख़त्म कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी अपना डिस्टेंस तो कवर कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो हेयर. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है कि आप अपनी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट के दरम्यान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. वो क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट. जबकि हम इस सर्कल के केस में देखें तो सर्कल के केस में आप यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, आप अपना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है. डिस्टेंस तो कवर हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि दो पॉइंट्स मौजूद नहीं है. एक ही पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं और उसी पॉइंट पर आके ख़त्म कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि अब ए से स्टार्ट हो, बी से ख़त्म हो जाए, एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट पर ख़त्म करें अपनी जर्नी. यहाँ पर एक ही से स्टार्ट करें और उसी पर ख़त्म करें, दैट्स वाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी जबकि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. सो यही केस है. फर्स्ट केस हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, सिचुएशन नंबर 1 इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी रिजल्ट्स इन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट्स बट द डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. व्हेन बॉडी कंप्लीट्स व्हेन अ बॉय कंप्लीट्स हिज जर्नी अलोंग सर्कुलर पैथ देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. अब वो कह रहे हैं एक बॉय है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की लेकिन वो जर्नी उसकी सर्कुलर पैथ में है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था. वो एक ही पॉइंट से शुरू कर रहा है और उसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर रहे हैं, इसी वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो ज़ीरो होगी. ठीक हो गया. बट डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो. डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वो एक डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, एक सर्कमफ्रेंस तो कवर कर रहा है ना सर्कल का, दैट्स वाई वहाँ पे डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी.
नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है, इफ़ अ बॉय स्टार्ट्स इट्स जर्नी ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सच दैट ए बी इज़ 5 मीटर्स। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब आपने दूसरा केस ये अंडरस्टैंड करना है कि एक बॉय है, उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया ऑन अ स्ट्रेट पैथ या स्ट्रेट लाइन। ए पॉइंट ये पॉइंट है एंड दिस इज़ द बी पॉइंट। उसने ए से स्टार्ट किया, बी पे ख़त्म किया, इस तरह से कि ये जो इस उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। ठीक हो गया। एंड कम्स बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, और फिर उसने क्या किया, वो पॉइंट बी से वापस दोबारा पॉइंट ए की तरफ किया। पहले वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, फिर उसने बी से वापस ए की तरफ मूव किया। ठीक है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज़ सेम। अब यहाँ पे केस क्या है कि आपकी बॉडी ने पहले ए से बी की तरफ मूव किया, फिर बी से ए की तरफ मूव किया। यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू किया ए से आप बी की तरफ गए, फिर दोबारा बी से ए की तरफ आए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर ज़ीरो हो जाएगी, जबकि डिस्टेंस कितना होगा, एक जाने का 5 मीटर्स, फिर वापस आने का 5 meters, then 5 plus 5 is equals to 10 meters. So that is the two situations in which the displacement is zero but the distance is not zero. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हीर्लिंग इन अ सर्कल, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्टोन है आपके पास, ठीक है, उस स्टोन को आप, ये स्टोन है आपके पास, आपने उस स्टोन को एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिए। बांधने के बाद आप उसको सर्कुलर में मूव करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में व्हीर्ल कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी कि उसकी सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करना चाहें कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। स्पीड की तो डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आपने उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे, वो क्या बताएंगे, क्या चीज़, क्या किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो हम इसका आंसर देखते हैं। एट एनी इंस्टेंस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टोन इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। किसी भी वक्त में अगर जो स्टोन है उसके ऊपर जो वो स्टोन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमेशा टेंजेंट होगी सर्कल के। टेंजेंट का तो मतलब आप लोगों को पता है ना, टेंजेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्कल है, तो एक लाइन है, वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टच कर रही है, तो दैट्स मीन कि वो टेंजेंट है। ठीक है, वो टेंजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, एट एनी इंस्टेंस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टोन इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। किसी भी वक्त में वो जो स्टोन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा टेंजेंट होगा सर्कल के। जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि ये पूरा सर्कल है और इस सर्कल के टेंजेंट है ये, इसकी जो डायरेक्शन होगी। ठीक है। द पर्सन विल्डिंग द स्टोन फील्स अ फोर्स पुलिंग हिम और हर आउटवर्ड्स एट अ राइट एंगल टू द टेंजेंट। जो पर्सन उस स्टोन को विल्ड कर रहा है वो एक ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि उसको बाहर की तरफ खींच रही है। ठीक है, एक राइट एंगल पे। ये देखें, इसका जो है वो राइट एंगल बन रहा है। तो जो भी पर्सन उस स्टोन को विल्ड करेगा उसको एक फोर्स फील होगी जो कि उस बंदे को बाहर की तरफ खींच रही होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस ऑफ अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग बिल्डिंग इन अ सर्कल इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। इस वजह से हमेशा क्या होगा कि उस स्टोन की अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करनी होगी तो वो हमेशा टेंजेंट होगी सर्कल के। व्हेनेवर द स्ट्रिंग इज कट, कभी भी अगर स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल कट हो जाती है यहाँ से, द स्टोन नेवर फ्लाइज अवे डायरेक्टली अवे फ्रॉम द विरलर। वो स्टोन कभी भी, जो स्टोन को विल्ड कर रहा है वो बंदा, उससे डायरेक्टली दूर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, एक फोर्स होती है जो उस बॉडी को, किसी भी बॉडी को सर्कुलर में मूव करा रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स होती है जो उस जो है स्टोन को बाहर की तरफ खींच रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इस वजह से वो डायरेक्टली अवे नहीं जाएगा विरलर से। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन। अब वो कह रहे हैं कि आप ये चीज़ मुमकिन है कि हम किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करवा सकें, उसको स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन किए बगैर। क्योंकि एक्सेलरेशन, अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, हम लोग एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, हम ये कहते हैं ना। तो चेंज का मतलब क्या है, या तो वो स्लो होगी या वो स्पीड अप होगी। तो उसको स्लो भी ना करें, स्पीड अप भी ना करें, और वो फिर भी एक्सेलरेट कर सकती है। हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ओके,
इसका आंसर क्या होगा? येस, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं स्पीड अप किए बगैर, स्लो डाउन किए बगैर। वो किस तरह? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेफर्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है, हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? हम वेलोसिटी कहते हैं कि ये भी एक स्पीड है, लेकिन इसमें हम लोग एक खास डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, खास डायरेक्शन को रेफर करते हैं। एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो इफ द वेलोसिटी कैन ईदर चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन, देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अगर या तो अपनी स्पीड को चेंज करे या डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। Thus, if we change the direction and not the speed, we are still accelerating. हम, मैंने भी आपको क्या बताया, या तो आप स्पीड चेंज कर लो या डायरेक्शन चेंज कर लो, तो आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा था कि आपने इसको स्पीड अप भी नहीं करना, स्लो भी नहीं करना, मतलब आपने स्पीड चेंज नहीं करी, तो दोबारा दूसरा ऑप्शन क्या रह जाएगा हमारे पास कि हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इस वजह से अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करें, स्पीड को कांस्टेंट रखें, स्पीड चेंज ना करें, तो हम तब भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। हैंस एन ऑब्जेक्ट, अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग अपनी स्पीड चेंज ना करें लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही हो? तो आप उसके साथ एग्जांपल भी दे दें दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटिंग। एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, स्पीड या वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, बट इट्स स्पीड नीदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज, तो वो क्या होगा? वो एक्सेलरेट कर रहा होगा और उसकी स्पीड ना डिक्रीज हो रही होगी ना इंक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन करे, सर्कुलर मोशन करे, तो उससे क्या होगा? सर्कुलर मोशन में तो हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, स्पीड स्पीड अप भी नहीं हो रहा, स्लो डाउन भी नहीं हो रहा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी बॉडी में। सो दैट इज़ द केस जिसमें आपके पास एक बॉडी स्पीड अप स्लो डाउन हुए बगैर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट? इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझे कि वो क्या कह रहे हैं कि एक कार जो कि राइट की तरफ मूव कर रही है, हमारे पास ये दो केसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, हम लोग अभी फर्स्ट केस की तरफ हैं कि एक कार जो राइट की तरफ मूव कर रही है उसकी हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट वाली साइड पे हो सकती है या नहीं हो सकती? मैंने क्या बोला कि कार राइट की तरफ मूव कर रही है, क्या उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेफ्ट की साइड पे हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो उसका हमने केस एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या है? इफ़ अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, दैट इज टुवर्ड्स द राइट। अगर एक कार राइट की तरफ मूव कर रही है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी राइट की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी राइट की तरफ है। ठीक हो गया? वो ही अप्लाई ब्रेक्स ऑन द कार देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज। अब क्या हुआ? आपने कार में आपने ब्रेक्स अप्लाई की तो उसकी स्पीड क्या होगी है? डिक्रीज होगी है और डेसेलरेशन प्रोड्यूस होगी है। डेसेलरेशन क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट। इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो राइट वाली साइड पे होगी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद। क्यों? इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक्स अप्लाई की, आपकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने की वजह से आपकी एक्सेलरेशन आपके लेफ्ट साइड की तरफ होगी। सो ये थे हमारे फर्स्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं और कोई ऐसा पॉइंट जो कि अनक्लियर रह गया, मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।